आपका स्वागत है एक बार फिर। दिवाली स्पेशल में बातचीत हो रही है म्यूचुअल फंड्स की। साथ हमारे मौजूद हैं डायरेक्टर और सीईओ रिलायंस मनी के सुदीप बंदोपाध्याय और वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन.com के सीईओ धीरेन्द्र कुमार। लेते हैं अजमेर से अपने अगले दर्शक को साथ, सुरेश चंद्र मंगल। सुरेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, पूछिए। हाँ, नमस्कार जी। मैं ये पूछना चाहता था कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्राइटेरिया होने चाहिए हमारे लिए? आई एम ए सीनियर सिटीजन एंड रिटायर्ड ऑफिसर एंड अ रिटायर्ड ऑफिसर। सुदीप, ये समझना चाहेंगे कि आगे की अपनी रणनीति आप कैसे तय करें? डेट फंड्स में जाएं, इक्विटी में जाएं, क्योंकि इक्विटी का काफी बोलबाला था, कैसे रीजिग करें? जी देखिए गौरिका, मैं तो सुरेश जी को यही बताऊंगा कि आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, उसके ऊपर आपका स्ट्रेटेजी टू ए ग्रेट एक्सटेंट डिपेंड करेगा। अगर आप बिल्कुल रिस्क अवर्स हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आप आज के दिन में लिक्विड फंड में, म्यूचुअल फंड के लिक्विड स्कीम जो होते हैं उसमें पैसा रखिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। 8 से 10% के बीच में आज के दिन में रिटर्न मिलेगा। थोड़ा मार्केट सुधर जाने के बाद आप अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तब आप और कुछ देखिए, जैसे कि कोई एफएमपी या कोई इक्विटी, थोड़ा बहुत इक्विटी में डाल सकते हैं। अगर आपका रिस्क एपिटाइट है, मतलब अगर आप थोड़ा रिस्क उठाना चाहते हैं, थोड़ा जोखिम उठाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आप इस माहौल में आप कोई अच्छा इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में थोड़ा निवेश कर सकते हैं, या एसआईपी के जरिए इक्विटी डाइवर्सिफाइड स्कीम में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। जी धीरेन्द्र, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे लिक्विड फंड से ही जुड़ा हुआ, क्योंकि काफी लिक्विडिटी की हम बात कर रहे थे कि जो कि म्यूचुअल फंड्स के आड़े आ रही है। साथ ही साथ एफएमपीज, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, तकरीबन 19% है इस वक्त जो टोटल पूंजी मौजूद है म्यूचुअल फंड्स के पास। लेकिन वहां पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके की क्रेडिट क्वालिटी है, किन किन कंपनियों को रियल एस्टेट से जुड़ी हुई या फिर एनबीएफसीज को पैसे उन्होंने उठाए हैं और वहां पर दिक्कतें आ सकती हैं। नहीं, मुझे लगता है कि आज के दिन का बहुत भारी रिस्क एवर्शन दिख रहा है। दिक्कतें उतनी है नहीं जितनी कि आज के दिन अचानक लोगों को दिक्कत दिखने लग गया है। लिक्विडिटी का एक सीरियस प्रॉब्लम है और वो 2-4 दिन में शायद रिजॉल्व अगर नहीं होता है, शायद एक आध दिन अभी लोगों के लिए दिक्कतें होंगी कैश फंड में और लिक्विड प्लस फंड वगैरह में। लेकिन ये दिक्कत है, और ये दिक्कत जिस स्केल का है उससे काफी ज्यादा इसको आज परसीव किया जा रहा है, जिसकी वजह से, और दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से हम फ्लाइट टू सेफ्टी देख रहे हैं। हर एक आदमी सोच रहा है कि आपके पास आपका जो म्यूचुअल फंड में पैसा पड़ा हुआ है, चाहे किसी भी फिक्स्ड इनकम फंड में पड़ा हुआ हो, वो बैंक के खाते में आ जाए। जो बैंक के खाते में पड़ा हुआ है और वो आम निवेशक है, वो सोच रहा है कि कुछ खास तरीके के बैंक से उस पैसे को निकाल के अपने जेब में रख लिया जाए या किसी सरकारी बैंक में रखा जाए। तो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है जिसमें हम बहुत सीरियस रिस्क एवर्शन देख रहे हैं। मुझे लगता है इस तरह के निवेशक, जिस तरह का इनका प्रश्न है कि ये एक रिटायर्ड ऑफिसर है और इनको पैसा लगाना चाहिए, इनको एक प्लान की जरूरत है। और उस प्लान के तहत मुझे लगता है निर्भर करता है कि इनकी आमदनी की जरूरत क्या है, या इनको अपने निवेश से आमदनी पे कितना निर्भर करना पड़ेगा, और उस प्लान को एग्जीक्यूट करें। उसमें म्यूचुअल फंड का एक रोल हो सकता है। बाजार में सीधा पार्टिसिपेट नहीं करना शायद उचित ना हो। एक छोटा भाग जरूर एक इक्विटी में होना चाहिए इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, लेकिन म्यूचुअल फंड स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। मुझे लगता है एक रिटायर्ड आदमी के लिए एक प्लान एक स्टार्टिंग पॉइंट है। उसमें एक फिक्स्ड इनकम, आपके इन्वेस्टमेंट से इनकम का एक रोल है, और वो ही डिसाइड करेगा कि आपको किस तरह का फंड चुनना चाहिए, किस तरह से उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। जी, आइए चलते हैं सूरत। नीलेश नायक हमारे साथ मौजूद हैं। नीलेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है, बताइए सवाल। हेलो जी, नमस्कार जी। मेरा क्वेश्चन है कि मैं अभी सर्विस पर्सन हूँ, तो टैक्स बचाने के लिए मैं लमसम अमाउंट इस साल के लिए और अगले साल के लिए ईएलएसएस में एसआईपी करना चाहूंगा, तो कौन सा बेहतर रहेगा? सुदीप, आप ईएलएसएस में तो जरूर कर सकते हैं, पर आपको एक चीज यहाँ पे बताना मैं चाहूंगा कि इक्विटी ऐसा एक निवेश का एवेन्यू है जहां पे अगर आप जितना भी निवेश करें वो उसका इनकम टैक्स फ्री होता है अगर आप 1 साल तक निवेशित रहते हैं इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड में। ये बात पे जरा ध्यान दीजिएगा कि इक्विटी में एनी अमाउंट यू इन्वेस्ट, इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड, आफ्टर 1 ईयर जो भी आपका गेन होगा वो पूरा टैक्स फ्री होता है। तो अगर आपका टैक्स बचाना ही उद्देश्य है तो आप इक्विटी में बेझिझक होकर निवेश कर सकते हैं। और आज के दिन में जैसे कि हम लोगों ने देखा है, इक्विटी मार्केट बहुत नीचे आया है। हाँ, शायद थोड़ा बहुत और भी जा सकता है कोई इंटरनेशनल इवेंट्स के कारण, पर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करने के लिए ये बहुत ही आइडियल मौका है। जी, यहाँ पर धीरेन्द्र आपसे चाहेंगे सलाह, कुछ जोड़ना चाहेंगे नीलेश के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि बाकी जितने भी टैक्स सेविंग विकल्प है, या तो वो हाइब्रिड है या फिक्स्ड इनकम है। आज के दिन निवेशक काफी टेम्प्टेड होगा कि
आप कोई भी रिस्क अवर्स डिसीजन ले, एनएससी में पैसा लगाए, पीपीएस में लगाए या बैंक डिपॉजिट करें जिससे कि आज के दिन आपको एटीसी के तहत आपको छूट मिलती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये अकेला ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें कि आप पैसा लगाते हैं, आपका रिटर्न टैक्स फ्री है और इकलौता ग्रोथ एवेन्यू आपको प्रदान करता है। तो मुझे लगता है किसी निवेशक का जिसका कोई भी इक्विटी एक्सपोजर नहीं हो उसको टैक्स सेविंग फंड में जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि किसी भी टैक्स सेविंग एवेन्यू में आप कोई भी टैक्स सेविंग व्हीकल आप चूज करें, आपका पैसा लॉक होता ही है। तो और इक्विटी उसके लिए आइडियली सूटेड है। इसलिए ईएलएसएस मुझे लगता है कि किसी के भी पोर्टफोलियो में और पर्टिकुलरली एज अ टैक्स सेविंग टैक्स शेल्टर वाला इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। चलिए, यहाँ पर हमें लेना होगा एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और बातचीत करेंगे कि एलोकेशन में किस तरीके से बदलाव किए जाएं, चाहे वो सेक्टोरल फंड्स हो या फिर डेट और इक्विटी के बीच में क्या आपको तालमेल बदलने की जरूरत है। साथ रहिएगा हमारे।